मैं रिलायंस जियो में पार्ट टाइम डाटा एंट्री का काम करती थी, लेकिन लॉकडाउन में मेरी जॉब चली गई। मैंने बहुत ट्राई किया, पर मुझे कोई भी जॉब नहीं मिल पा रही थी। तो मैंने एक दिन वापस रिलायंस की ऐड देखी। वो नर्स की जॉब के लिए था। मैं एक बायोलॉजी स्टूडेंट थी, इसलिए मैंने अप्लाई कर दिया। मेरे घर 2 हफ्तों के बाद एक चिट्ठी आई, तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मेरा एक ही अटेम्प्ट में जॉब लग गई थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे साथ आगे क्या होने वाला था। जब मैंने वो चिट्ठी खोली तो देखा कि सैलरी पूरे 80,000 रुपये थी, पर जॉब लोकेशन टोक्यो था। क्या? जापान? पर मैंने तो रिलायंस जियो में अप्लाई किया था। मैंने सोचा कि ये कोई मजाक होगा, पर जब मैंने एजेंसी में पता लगाया तो मैंने पाया कि वो ऑफ़र लेटर बिल्कुल असली था। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से थी और 80,000 मेरे लिए काफ़ी मायने रखते थे। तो मैं वहाँ जाने के लिए तैयार हो गई। मुझे जापान तक छोड़ने एजेंसी का एक आदमी भी गया था। मैं डर रही थी कि इनको अगर मालूम चला कि मैं नर्स नहीं हूँ तो क्या होगा। जब मैं वहाँ पहुँची तो एयरपोर्ट पे मुझे कोई लेने के लिए आया था। वो एक आदमी था जो कि 40-45 की उम्र का होगा। उन्होंने काले कपड़े पहने हुए थे और उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बहुत अमीर हैं। मैंने उसे अपना ऑफ़र लेटर दिखाया तो उन्होंने वो बहुत ध्यान से पढ़ा। फिर उन्होंने मुझे जापानीज़ में कुछ कहा, मानो कहा हो कार में बैठ जाओ। मैं चुपचाप कार में बैठ गई, पर मन ही मन अब मैं वापस इंडिया जाना चाहती थी। मुझे यहाँ अजीब सा लग रहा था। यहाँ कोई किसी से ज़्यादा बात नहीं कर रहा था, सब अपने काम से काम रखते थे। गाड़ी एक पुराने मकान में जाके रुकी तो उस आदमी ने मुझे नीचे उतरने का इशारा किया। मैं डरी सहमी कार से उतर गई। उसने मुझे अंदर जाने का इशारा किया और गाड़ी स्टार्ट करके जाने लगा। मैंने पीछे से आवाज़ दी, सर मुझे ऐसे यहाँ मत छोड़िए, सर मुझे नहीं पता कि क्या करना है। पर वो नहीं रुका। मुझे वापस जाना था, पर अब मैं यहाँ अनजान जगह पर फंस चुकी थी। मैंने आसपास देखा तो वहाँ काफ़ी फ्लैट थे, मगर किसी को देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि उसमें कोई रहता है। तो मैंने उस घर में नॉक किया तो कोई बाहर नहीं आया, पर मैंने जैसे ही दोबारा नॉक किया तो वहाँ एक अफ्रीकन लेडी बाहर निकली। उसने मुझे देखकर ही समझ लिया था कि मैं वहाँ जॉब करने आई थी। उसे इंग्लिश आती थी। उसने मुझे अंदर बुलाया और घर दिखाया। घर बहुत छोटा था, लेकिन बहुत हाई फाई था। घर में 2 कमरे और एक छोटा सा हॉल टाइप था। घर में सिर्फ ज़रूरी सामान ही था और किचन में एक बड़ा सा फ्रिज रखा हुआ था। उस घर में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसको ये लड़की देख रेख करती थी। उसने मुझे बताया कि जो आदमी तुम्हें यहाँ छोड़ के गया वो उनका कोई रिश्तेदार है। मुझे पूरा घर दिखाया और फिर लास्ट में मैडम के पास ले गई और कहा, ये है मैडम कोमोटो, तुम्हें इन्हीं की देखभाल करनी है। ये सब बताने के बाद उसने मुझे ये बताया कि आज उसका आखिरी दिन है, अब वो अफ्रीका लौट जाएगी। ये सुन के मुझे अच्छा नहीं लगा। अभी तक मुझसे किसी ने बात की तो बस इसी लड़की ने की थी। उसने मुझे ये बताया कि मैडम अपने बिस्तर से अकेले नहीं उठ सकती और दिन में 3 बार उनको ग्लूकोज चढ़ाना होता है। फिर वो मुझे किचन में ले गई और बताया कि तुम सब काम खुद ब खुद सीख जाओगी, बट इन 3 बातों का ख्याल रखना। नंबर 1, मैडम के कपड़े हर 3 दिन में 1 बार चेंज करना, रोज़ नहीं। नंबर 2, घर से बाहर कभी मत जाना, राशन का सामान हर 3 दिन के बाद डिलीवर हो जाता है। नंबर 3, मैडम को दूध और बटर से एलर्जी है तो कभी मत देना। और फिर शाम को वही कार घर के बाहर आके रुक गई जिसमें ये लड़की बैठ गई और चली गई। अब बस इस घर में मैं और वो बूढ़ी मैडम थे। मुझे अब डर बहुत लग रहा था, पर मुझे अपने माँ बाप की गरीबी दूर करनी थी और मैं कोई पहली नहीं हूँ। मुझसे पहले भी तो इस अफ्रीकन लड़की ने काम किया है और वो सही सलामत अपने देश वापस चली गई। मैं वहाँ किचन में काम कर रही थी, तभी मुझे फ्रिज के ऊपर एक डायरी मिली। उसमें लिखा हुआ था, लव
फ्रॉम अफ्रीका, अ दामा। जब मैंने उसे पढ़ना शुरू किया तो उसमें इंग्लिश लिखा हुआ था। अगर रात के 12 बजे के बाद स्कूल के बच्चों की आवाज़ आए तो अपने कमरे में ही छुपे रहना। जब राशन वाला बाहर राशन दे के चला जाए तभी राशन लेने जाना। अगर कभी कुत्तों की अचानक भौंकने की आवाज़ आए तो खिड़की और दरवाजे बंद कर देना। रात को 12 बजे के बाद मैडम के पास नहीं जाना। अगर रात को 2 बजे के बाद कोई घर पे नॉक करे तो दरवाज़ा मत खोलना। मैंने बोला, ये क्या अजीब बात लिखी है, पर अब मुझे ये सब पढ़ने के बाद डर लग रहा था। मैंने घर वालों को ये सब बातें मैसेज कर दी। उन लोग को भी अब मेरी चिंता होने लगी, पर मेरे घर के हालात ठीक नहीं थे, इसलिए मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी। मैंने रूल्स के हिसाब से मैडम को ग्लूकोज चढ़ा दिया और उनका कमरा साफ कर दिया और मैं अपने कमरे में चली गई। कमरा ऐसा था मानो कोई छोटा सा स्टोर रूम। एक कमरे में सिर्फ एक ही आदमी घुस सकता था और कमरे में एक लोहे की अलमारी रखी हुई थी जिसमें कुछ जापानीज़ किताबें रखी हुई थी। आज मेरी पहली रात थी उस घर में और अपने घर से दूर। मुझे अपने अकेलेपन से डर भी लग रहा था। तभी मुझे बाहर किसी के चलने की आवाज़ आई तो मुझे हैरानी हुई कि मैडम चल भी सकती हैं। पर जैसे ही मैं मैडम के कमरे में गई तो मैंने देखा वो वहाँ सो रही थी। ये बात मुझे बहुत अजीब सी लगी। मैं जब अपने कमरे में जाने लगी तो मुझे किचन से फ्रिज का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैं सहम गई। मैंने मन ही मन कहा, घर में और कौन हो सकता है। मैंने घड़ी में समय चेक किया तो मैंने देखा कि रात 12 बजने में 20 मिनट बाकी थे। तो मैं अपने कमरे में जाके सोने लगी। कुछ देर बाद मेरे मोबाइल पे मैसेज आया। ये मैसेज रिलायंस वालों का था। इसमें लिखा हुआ था कि डियर कैंडिडेट, योर प्रोफाइल इज़ गुड बट अनफॉर्चुनेटली द वैकेंट पोजीशंस आर फिल्ड बाय नाउ, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। इसे पढ़ते ही मैं गहरी सोच में पड़ गई कि मुझे ये जॉब कैसे मिली जब मैंने एक ही जगह अप्लाई किया था और उसमें भी रिजेक्ट हो गई। तब मुझे मैडम के कमरे से कुछ कुत्तों की आवाज़ आने लगी। मैं डर गई। मैं बाहर जाना चाहती थी पर मैं बहुत डर चुकी थी। इसी आवाज़ आ रही थी कि मानो वो डॉग्स मैडम को नोच नोच के खा रहे हों। मैंने दरवाज़ा शायद ज़ोर से बंद कर दिया था, इसलिए मैं उसे खोल नहीं पा रही थी, पर मैं बाहर जाने की कोशिश कर रही थी। तभी थोड़ी देर में वो सारी आवाज़ बंद हो गई और ऐसा आवाज़ आने लगी जैसे मानो वहाँ कोई स्कूल चल रहा हो। सारी रात अजीब अजीब आवाज़ें आती रहीं और मैं डर के मारे कमरे में डरती रही। जब सुबह हुई तो मैंने दरवाज़ा ज़ोर से खोल दिया और मैडम के कमरे में भाग के गई तो मैंने देखा कि सभी चीज़ें बिखरी पड़ी हुई थी, मगर मैडम को कुछ नहीं हुआ था। मैडम बिल्कुल जैसे थी वैसे ही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने कल रात जो आवाज़ें सुनी वो सही थी या कोई सपना। मैंने अडामा की डायरी वापस पढ़नी चालू की तो मुझे पता चला कि वो इस घर में पिछले 8 सालों से काम कर रही थी और अडामा को इस बात का पता था कि इस घर में कुछ अजीबोगरीब बातें होती हैं। बस उसने लिखा था, रूल्स को अच्छे से फॉलो करना, कुछ नहीं होगा। मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी 8 सालों का ही था। मैं इस घर में 8 सालों तक काम नहीं कर सकती थी। मुझे अपने माता पिता की बहुत याद आ रही थी। मुझे इन लोगों ने एडवांस में 10,000 रुपये भी दिए थे जो कि मैंने अपने माँ बाप को भेज दिए थे। अब मैं पीछे नहीं हट सकती थी। तो मैंने ये पता लगाने की कोशिश की कि क्या अजीबोगरीब बातें होती हैं इस घर में। मैंने जब नेट पे सर्च किया तो मैंने पाया कि टोक्यो में एक ऐसी जगह है जिसका नाम मसाकाडो है, यानी मैं अब यहाँ हूँ। लोगों का ऐसा मानना है कि यहाँ पहले एक बड़ा स्कूल हुआ करता था। पहले तो सब ठीक ठाक था, पर अचानक वहाँ से स्कूल के बच्चे गायब होने लगे। जब लोगों का गुस्सा फूट पड़ा तो पुलिस ने सीरियसली इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो ये पाया कि स्कूल के प्रिंसिपल और कुछ टीचर्स मिल के बच्चों को गायब कर रहे हैं। वो पहले बच्चों को पकड़ते हैं और फिर अकेले कमरे में ले जाकर उन पे भूखे कुत्ते छोड़ देते हैं।
वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि उससे उन्हें अमर बनने की शक्तियाँ मिल जाएंगी। जैसे ही ये खबर बाहर आई तो सोसाइटी में आग लग गई और उन टीचर्स को फांसी की सज़ा हुई। पर उसके बाद भी बच्चों का गायब होना रुका नहीं। सभी लोग वहाँ से घर छोड़ छोड़कर जाने लगे। इलाका पूरा खाली हो गया। बस कुछ ही लोग वहाँ रहते हैं अब। उस वेबसाइट पे ये भी लिखा हुआ था कि उस स्कूल से सिर्फ एक ही बच्ची को बचाया जा सका, लेकिन उसका शरीर पूरा खराब हो गया था। उस बच्ची का नाम था अकीको किमी कामोटो। इतना पढ़ते ही दरवाजे पर कोई नॉक करने लगा और बोला, शू नो ऑन नानो को वा कोमोटो देसु।